हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की बुक है उसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये आपके लिए एक नया चैप्टर है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर कह रहा है, वी हैव लर्न अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्लियर ग्रेड्स। आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 8th क्लास में करके आए हो कि क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें टर्म्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसे सॉल्व करना भी आप सीख के आए हो। ठीक है। In this chapter, we will learn about the specific type of algebraic expression called linear polynomial. लेकिन इस चैप्टर में एक हम स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसिडर द फ्यू एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उन्होंने पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की यहाँ पर बात करूँ तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। तो राजू है वो एक शॉप पे गया, तो वहाँ पर क्या था कि सील्ड बॉक्सेस थे, उसमें डिफरेंट कलर्स थे, सेल के लिए थे वो। ठीक है। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्स हैव 4 पेन्स ईच एंड द ब्लू बॉक्स हैव 5 पेंसिल ईच। तो जो शॉपकीपर था, जो शॉप का ऑनर था, उसने क्या बोला कि जो रेड बॉक्स है ना उसमें 4 पेन है, ठीक है, और जो ब्लू बॉक्स है उसमें 5 पेंसिल है। नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्स एंड वाई ब्लू बॉक्स। अब राजू ने पूरे पूरे बॉक्स लिए हैं रेड कलर के, मान लो उसने एक्स लिए हैं, और ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो उसने वाई लिए हैं। हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पेन एंड द पेंसिल। तो वो कैसे एकदम से पता लगाएगा कि जितने भी बॉक्स उसने लिए हैं उसके अंदर कितने पेन और कितने पेंसिल्स होंगे, क्योंकि रेड वाले में पेन है और ब्लू वाले में पेंसिल है। ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री, हाउ मेनी पेन एंड पेंसिल डिड ही गेट ऑल टुगेदर। साथ के साथ जब वो एक्स बॉक्स ले रहा है रेड कलर के और वाई बॉक्स ले रहा है ब्लू कलर के ना, तो शॉपकीपर उसे 3 एक्स्ट्रा पेन और दे रहा है। तो अब बताओ उसके पास टोटल मिला के पेंसिल और पेन है कितनी। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो उसने एक्स बॉक्स लिए हैं और एक बॉक्स में 4 पेन है, तो एक्स बॉक्स में हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x। और उसने ब्लू वाले जो हैं वो वाई बॉक्स लिए हैं और एक बॉक्स में 5 पेंसिल हैं, तो 5 इंटू वाई हो जाएगी। जितने भी बॉक्स खरीद गए इंटू कर देंगे। ठीक है ना। अगर आप 3 बॉक्स लेते हो और एक बॉक्स में 4 पेन है, तो 3 इंटू 4, 3 बॉक्स में 12 पेन होंगे, यही तो करोगे आप। तो मैं यहाँ एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। साथ के साथ उसको 3 पेन और एक्स्ट्रा मिले हैं, तो प्लस का 3 और हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर उसके पास इतने पेन और पेंसिल होंगे। ठीक है ना। नाउ observe that x red boxes will have 4x pen and the y blue boxes will have 5y pencils. Also he got 3 extra pen free. साथ के साथ उसे 3 पेन फ्री भी मिले। Thus the total number of pen and pencil is given by the algebraic expression 4x plus 5y plus 3. तो यही algebraic expression हमारी यहाँ बन जाएगी। In this example 4x, 5y and 3 are terms of the expression. देखो अब आपके पास यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, 4x प्लस का 5y प्लस का 3। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, वो क्या है, टर्म्स। सबसे पहली तो इसमें 3 टर्म है, एक 4x है, एक 5y है और एक 3 है। क्लियर। तो ये अलग अलग 3 टर्म्स हो गई इसके अंदर। एंड x एंड y आर द लैटर नंबर्स, द नंबर्स 4 एंड 5 आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली एंड 3 इज द कांस्टेंट। और क्या आपको यहाँ पर सिखा रहा है, जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं वो 2 वेरिएबल्स हैं, वो हैं x एंड y, जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है। जो कांस्टेंट नंबर है जिसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता उसको बोलते हैं, वो है यहाँ पर 3। और अगर हम कॉफिशिएंट की बात करें, कॉफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ x की बात करूँ तो x के आगे जो भी नंबर होगा, ठीक है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको वही लिख देना है। अगर -4 होता है तो -4 लिख देते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ y की बात करूं तो y के आगे 5 है, जस्ट उसके आगे वाला देखना है उसी टर्म में। ये नहीं अब आप 4x भी लिख दो और 5 भी लिख दो, नहीं, उसकी टर्म में। ये एक टर्म है ना, इसमें y के आगे क्या है, तो उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपसे आगे एक्सरसाइज में भी या फिर किसी और एग्जाम्पल में भी ये सारी चीज़ें वो पूछ लेगा। तो आपको ये टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। चलो अब रीड कर लेते हैं फटाफट से। तो कह रहे हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज अ वाइडली यूज्ड ऑल्टरनेट वर्ड फॉर लैटर नंबर्स दैट इज कॉल्ड वेरिएबल।
अभी तक हम क्या कर रहे थे, 8th क्लास तक एक्स वाई जेड जो भी होते थे इन्हें लेटर नंबर्स बोलते थे, लेकिन अब हम इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें अब हम बोलेंगे वेरिएबल्स। दस, इन द एक्सप्रेशन 4x प्लस 3y प्लस 3 वी से दैट द वेरिएबल यूज्ड आर x एंड y। तो इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, x और y है। क्लियर। चलिए अब एग्जांपल 2 में क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ l मीटर एंड विड्थ w मीटर हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी आपको फेंसिंग करनी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है। अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग ₹100 पर मीटर एंड अ वुडन फेंस इज टू बी बिल्ड अलोंग द विड्थ कॉस्ट ₹80 पर मीटर। कह रहा है अगर आप लेंथ की साइड से लगाते हो, जैसे रेक्टेंगुलर गार्डन है, आपको नीचे अभी यहाँ बना के भी दे रखा है ये ना, ठीक है, लेंथ की तरफ से लगाते हो, वायर लगाते हो तो आपको ₹100 पर मीटर पड़ेगी, लेकिन अगर आप वुडन की फेंसिंग करते हो तो ₹80 पर मीटर पड़ेगी। स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, इस रेक्टेंगुलर गार्डन में स्पेशल टाइप की कोई सीड्स है जिन्हें आप उगाते हो, तो उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है ₹50 है पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको इतनी पड़ती है। ठीक है। नाउ अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, देखो ये पूरा आपको रेक्टेंगुलर गार्डन पूरा दे रखा है, तो अगर आप यहाँ से लगा रहे हो तो आपने वायर लगाई है जो ₹100 की है, यहाँ से लगाया आपने ब्रेथ की साइड से, तो आपने वुडन की फेंसिंग किया और ये ₹80 है। कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड, बताओ टोटल कॉस्ट कितनी लगी होगी। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, फेंसिंग भी किया है, वायर वाली भी किया है और वुडन वाली भी किया है, तो दोनों की निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग अलोंग द गार्डन लेंथ, तो फेंसिंग आपने यहाँ पर और यहाँ पर ही तो लगाई है, तो 2L है, और कॉस्ट कितनी है आपके पास, 100 है, तो इसका मतलब 2L इंटू में 100 कर दोगे तो कॉस्ट आपकी आ जाएगी ₹200L। और जो आपने वुडन की फेंसिंग की है वो आपने ब्रेथ की साइड से की है, तो वो W है सॉरी, तो W प्लस W इसका मतलब 2W हो गया, और उसमें ₹80 उसकी कॉस्ट थी, तो टोटल कॉस्ट उसकी पड़ गई 160W। ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, सीड्स को भी सोइंग सीड्स किया था ना आपने, तो ₹50 था, लेकिन ₹50 आपसे क्या कह रहा है, वो पर मीटर स्क्वायर कह रहा है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹50। जब भी मीटर स्क्वायर की बात करें ना तो हमेशा एरिया निकाला करो, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ तो इसका एरिया आ जाएगा L इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, L इंटू डब्ल्यू इंटू में 50, जितना भी ये एरिया होगा उसको मैं क्या करूँगी, 50 से इंटू कर दूंगी, तो 50LW लिख सकती हूँ। क्लियर। तो टोटल कॉस्ट आ गई मेरी फेंसिंग की भी और सोइंग सीट की भी, दोनों की। फेंसिंग की एक कॉस्ट ये थी और एक कॉस्ट ये थी, दोनों मिला दी, ठीक है, और सीट की कॉस्ट ये थी, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट निकल गई। तो ये एक तरीके से मेरा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया टोटल कॉस्ट का। यहाँ पर 3 चीज इंक्लूड है टोटल कॉस्ट में, वायर की फेंसिंग, वुडन की फेंसिंग और सोइंग सीट्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कब हमें पैरीमीटर निकालना है, कब हमें एरिया निकालना है। जब भी मीटर स्क्वायर की बात करें तो आप हमेशा ध्यान देना आपको वहाँ पर एरिया ही निकालना है और एरिया से ही कॉस्ट को इनटू करना है। लेकिन जब भी आपसे पर मीटर की बात कर रहे हैं, 1 मीटर की इतनी है, 2 मीटर कितनी है, तो इस केस में आपको पैरीमीटर निकालना है, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट आपको दे रखा है, उसको देख लेते हैं क्या है। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आप टर्म्स, कॉफिशिएंट और वेरिएबल्स लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तो हमारे को टर्म्स भी पता चल गई क्या होता है, वेरिएबल्स भी और कॉफिशिएंट भी। तो चलिए पहले हम एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो एक्सप्रेशन है मेरे पास 200L प्लस 160W है, प्लस 50 मेरे पास LW है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है ना हमारे पास, 200L प्लस 160W प्लस 50LW। तो अगर मैं यहाँ पर टर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म्स हैं, एक 200L है मेरे पास, एक मेरे पास 160W है और एक मेरे पास 50LW है। अगर मैं यहाँ वेरिएबल्स की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल मेरे पास L है और एक वेरिएबल W है। अगर मैं यहाँ पर कॉफिशिएंट की बात करूँ तो कॉफिशिएंट ऑफ L की अगर बात करूँ तो वो 200 है, देख लो ये रहा। और अगर मैं यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ W की बात करूँ तो वो मेरे पास 160 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ
LW की बात करूं तो वो मेरे पास 50 है। क्लियर। तो हमसे यहाँ पर 3 चीजें पूछी थी, हमने तीनों चीज बता दी। अब क्वेश्चन 2 में कह रहा है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी उससे कैसे डिफरेंट है। तो आप देख लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एग्जाम्पल 1 में थी वो थी 4x प्लस 5y प्लस 3, उसकी टर्म्स वेरिएबल कॉफिशिएंट ये सब थे। उसमें एक कांस्टेंट नंबर भी था, लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। यहाँ पर सारे जो हैं वो वेरिएबल के साथ वाले ही नंबर्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। और अब आप सोच रहे चैप्टर का नाम है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, तो वो यहाँ पर कहाँ यूज हो रहा है, कैसे पता चल रहा है। देखो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब ये वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी डिग्री 1 होती है। जैसे आपने ये सुना होगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्यूब एन स्क्वायर सुने हैं, ये एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आप 8th क्लास में करके आए हो। तो जब आप स्क्वायर और क्यूब लगाते हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बने हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं, ये एल है, डब्ल्यू है, इन सब की जो पार है वो 1 है, उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अब कैसे डिफरेंट है, एग्जाम्पल 1 में जो है वो कांस्टेंट टर्म है और एग्जाम्पल 2 में नहीं है। इन एग्जाम्पल 1 one constant term, that is 3, but in example 2 there is no constant term, कोई भी कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है। बाकी टर्म्स हैं, वेरिएबल हैं, सब चीज़ उसके अंदर है। ठीक है, बस एक यही है कि उसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें नहीं है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है अब आपसे यहाँ पर, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल्स। एक 20 सेंटीमीटर की आपके पास वायर है, आपने उसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल में बेंट किया है, बनाया है मतलब। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 एंड विड्थ 3। उस वायर से आपने एक ऐसा रेक्टेंगल बना लिया जिसकी लेंथ तो 7 है और उसकी ब्रेथ मतलब विड्थ 3 है। वी कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ द लेंथ 5.5 एंड विड्थ 4.5। एक ऐसा रेक्टेंगल भी बना सकते हो जिसमें लेंथ 5.5 सेंटीमीटर और विड्थ 4.5 सेंटीमीटर हो। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। तो क्या इन दो रेक्टेंगल्स का आप एरिया लिख सकते हो एक्सप्रेशन की फॉर्म में। साथ के साथ आप से कह रहे हैं थिंक ऑफ अ फ्यू मोर वेज ऑफ फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल। ऐसे और तरीके हो सकते हैं क्या जिससे आप 20 सेंटीमीटर की जो वायर है उससे रेक्टेंगल को फॉर्म कर सकते हो। तो इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x देन द विड्थ इज 10 माइनस एक्स। कह रहा है अगर एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है, मान लेती हूँ, मैं मान रही हूँ यहाँ पर वो x है, तो उसकी विड्थ 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर होगी। तो द एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। तो एल इंटू बी उन्होंने ये कर दिया, एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा था कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल्स आपको दे रखे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ जिनकी दे रखी है, उनको आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे और भी कुछ रेक्टेंगल्स बनाने थे। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, इन्होंने हमारे को एग्जाम्पल नंबर 3 में दो रेक्टेंगल्स दिए। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल 1 ले लिया, यहाँ मैंने रेक्टेंगल 2 ले लिया। इन्होंने मुझे रेक्टेंगल 1 की जो लेंथ दी है वो दी है 7 और जो ब्रेथ दी है वो दी है 3, 7 सेंटीमीटर, और जो विड्थ दी है वो 3 सेंटीमीटर दी है। तो टोटल मिला के अगर मैं देखूँ इसका तो 10 सेंटीमीटर हो रहा है लेंथ और ब्रेथ को। क्योंकि जब आप इसका पैरीमीटर निकालोगे तो वो वायर 20 सेंटीमीटर की थी, तो पैरीमीटर देखो यहाँ पर 20 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी अगर मैं करती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 10 हो गया, देन 20 आ गया। 20 मीटर वायर पूरी यूज हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो लेंथ है वो 5.5 है और जो विड्थ है वो 4.5 है। अगेन अगर मैं इसका पैरीमीटर चेक करती हूँ यहाँ पर तो 5.5 प्लस 4.5 मिलाओगे तो 10 ही बनेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ भी 20 सेंटीमीटर हो गया। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था क्या आप ऐसे फ्यू मोर वेज बता सकते हो जिससे आप 20 सेंटीमीटर की वायर से रेक्टेंगल को बना सको। तो फ्यू मोर वेज और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं यहाँ पर।
रेक्टेंगल 3 मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, देखो 1 और 2 उन्होंने दिया था, मैं रेक्टेंगल 3 ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेंथ 8 सेंटीमीटर ले ली और जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर ले ली। जब मैं इसका पैरीमीटर निकालूंगी तो अगेन 8 + 2 मेरे पास 10 हो जाएगा। तो 2 इंटू में 10 तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर ही आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? तो एक पॉसिबल वे ये हो जाएगा। अगर हम एक और रेक्टेंगल इससे निकालना चाहें, रेक्टेंगल 4 मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, वो भी हम ले सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने मान लो कि जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर ले ली और जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर ले ली। अगेन जब मैं पेरीमीटर निकालूंगी तो 9 + 1 × 2 करूंगी तो मेरे पास फिर से 20 ही आएगा। ठीक है, ऐसे और कोई पॉसिबल वेज आप ले सकते हो। तो रेक्टेंगल 5 एक और हम बना सकते हैं। लेंथ 6 ले लेती हूँ, जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। तो पेरीमीटर आ जाएगा 2 × 6 + 4 10 हो जाएगा यहाँ पर। अगेन 20 आ रहा है। तो ऐसे तो कई सारे तरीके हैं ना जिससे आप क्या कर सकते हो, 20 सेंटीमीटर की वायर से रेक्टेंगल को बना सकते हो, है ना। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट होता है, उसके बाद बोलता है कि एरिया का जो है, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका एक्सप्रेशन बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास लेंथ और जो विड्थ आप ले रहे हो, लेंथ प्लस विड्थ मिला के 10 हो रही है हर बार। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ को एक चीज़ ले लो, जैसे इन्होंने लेंथ को x मान लिया, अगर हम लेंथ को x लेते हैं तो मेरी विड्थ कितनी आ जाएगी, 10 - x आ जाएगी, यही आएगी ना। क्योंकि दोनों का मिला के 10 होना चाहिए, तभी तो पेरीमीटर 20 आएगा, तभी तो वो पूरी वायर यूज होगी। तो लेंथ x है तो विड्थ इतनी है। तो अब अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ अगर x है तो मेरे पास ब्रेथ कितनी है, 10 - का x है। अब अगर x को अंदर इंटू करती हूँ तो 10x - का x² आ जाएगा। और यही मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेशन है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप बना रहे हो इस 20 सेंटीमीटर की वायर से, उस जो रेक्टेंगल आप बना रहे हो इस 20 सेंटीमीटर की वायर से, उसके एरिया का एक्सप्रेशन ये है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इससे रिलेटेड अगेन आपको यहाँ पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या दे रखा है, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगेन आपको इसमें तीनों चीज बतानी है। तो फर्स्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो अगर मैं पहले अपने एक्सप्रेशन की बात करूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पर 10x - का x² है। अब मुझे इसमें क्या करना है, यहाँ पर तीन चीज़ें बतानी है। एक तो टर्म्स बतानी है, एक मेरे को यहाँ पर वेरिएबल्स बताने हैं, और दूसरा क्या बताना है मुझे, यहाँ पर कोफिशिएंट। तो चलो पहले हम टर्म्स की बात करते हैं। तो इसमें दो टर्म है, एक है 10x और एक है माइनस का x²। जब x के आगे माइनस है, जब प्लस होता है तो आप वो नंबर नहीं लगाओगे, ठीक है, प्लस का साइन नहीं लगाओगे, बट माइनस के केस में डेफिनेटली लगाओगे। वेरिएबल यहाँ एक ही है आपके पास x, उसके अलावा कोई नहीं है। और अगर मैं कॉफिशिएंट की बात करूँ तो कॉफिशिएंट ऑफ x है आपके पास 10, क्योंकि उसके आगे 10 लिखा है। सिमिलरली कॉफिशिएंट ऑफ x² है आपके पास -1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, इसलिए वो -1 है। क्लियर? फर्स्ट क्लियर। सेकंड है, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3। कह रहे क्या आप कुछ सिमिलैरिटी या डिफरेंस बता सकते हो जो आपने एग्जाम्पल 1 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली है और जो आपने एग्जाम्पल नंबर 3 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली है। तो एक बार हम क्या करते हैं, दोनों की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या थी, उसको हम यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट वाले की क्या थी हमारे पास, 4x + 5y + का 3 थी, ठीक है। तो 4x + का 5y + का 3 है। और अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूं तो उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या थी,
वो हमारे पास है 10x माइनस का एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 वेरिएबल्स हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 में सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इन एग्जाम्पल 1 देयर आर 2 वेरिएबल्स, दैट इज x and y, but in example 3 only one variable, that is x। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। उसके साथ साथ सिमिलैरिटी की बात करूं मैं यहाँ पर, तो दोनों ही मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। और कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं यहाँ पर हमारे पास, और दोनों के अंदर ही हमारे पास टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं और कोफिशिएंट है। तो ये हम इसकी सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ इनके बीच में, अभी जो पहले हम डिफरेंस लिख लेते हैं फिर सिमिलैरिटी लिख लेंगे। ये जो है ये मेरी लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 है। बट ये मेरी लीनियर नहीं है, ये मेरी क्वाड्रेटिक है, जिसके भी वेरिएबल की पावर 2 होती है। 2 2 है ना, यहाँ एक की तो 2 है, माना कि x की 1 है, इसकी कोई बात नहीं, हाईएस्ट तो 2 है, तो वो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड, एग्जाम्पल 1 आर लीनियर पॉलिनॉमियल, वो मेरा लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब आपको लीनियर पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्लियर हो गया होगा। जब आपके वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, अगर वो 1 रहती है सबकी, जैसे वहाँ x और y 2 हैं, दोनों की 1 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर है। लेकिन अगर किसी भी एक की 2 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो एग्जाम्पल 3 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 में 3 टर्म्स हैं। एग्जाम्पल 1 में अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे पास हैं 3। और अगर मैं एग्जाम्पल 3 की बात करूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास कितनी, 2। ये तो डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, कि सिमिलैरिटीज इसमें क्या क्या हैं। सिमिलैरिटी यही है कि बोथ इन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3 consist of terms, variables and coefficients। क्लियर। डिफरेंस में आप एक चीज और लिख सकते हो, एग्जाम्पल 1 में आपके पास कांस्टेंट टर्म है बट एग्जाम्पल 3 में नहीं है, तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो डिफरेंस के अगर अंदर आप लिखना चाहो तो। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, छोटा सा एक टॉपिक और रह गया है, यहाँ आपको सारी पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रखा है। चलो जानते हैं जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। आपसे कह रहा है, नोट दैट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 इन्वॉल्व 2 वेरिएबल्स, whereas in algebraic expression in example 3 involve only one variable। कह रहा है अगर आप algebraic expressions 1 और 2 वाले एग्जाम्पल का देखो तो दोनों में दो दो वेरिएबल थे, एक्स वाई था एक में एल डब्ल्यू था। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल 3 का देखो उसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स। एक्सप्रेशन सच एज 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 2y माइनस 5 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 3z प्लस 7 आर algebraic expressions that involve only one variable। ये वो सारे एक्सप्रेशंस हैं, ये वो सारे एक्सप्रेशंस हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x है या तो y है या फिर z। इन दिस चैप्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू algebraic एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में ही जानेंगे। You may have noticed that in an algebraic expression the power of the variable also appear। तो आपने नोट किया, जैसा कि अभी हम जान के आए, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर कहलाता है, अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, अगर वेरिएबल की पावर 3 है तो वो क्यूबिक कहलाता है।
ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स के बारे में भी जाना। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूँ यहाँ, तो इसमें हाईएस्ट पार जो है एक्स की वो 2 है, हमेशा हाईएस्ट को ही कंसिडर करना। तो हाईएस्ट पार जो है वो 2 है। जबकि अगर आप एक और एक्सप्रेशन लेते हो ये वाला 5y³ + y² - 8, इसमें जो हाईएस्ट पार है वो आपके पास 3 है। फर्दर अगर आप एक और एक्सप्रेशन लेते हो, यहाँ पर ये रहा, फर्दर इन द एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन लेते हो, इसमें जो हाईएस्ट पार है y³ वो भी 3 है। ठीक है, और y³ का कॉफिशिएंट 5 है, y² का कॉफिशिएंट 1 है, y का कॉफिशिएंट 2 है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो such algebraic expressions involving one variable and its parts are called one variable polynomial। तो उन्हीं को ही हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उसमें कुछ ना कुछ पार होती हैं। ठीक है, और जब कंटेक्स्ट हमारे को क्लियरली बता रहा है, सिंपली पॉलिनोमियल हमारे को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, यूनिवेरिएंट का मतलब क्या होता है, हैविंग वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। अब हाईएस्ट पार जो होती है उस वेरिएबल की वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा है ये यहाँ पर, पहले इसको समझो, 5y³ + y² - 2y। तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पार है वो देखो, एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सबसे पहली बात तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, और इसमें हाईएस्ट पार है 3। आप 2 नहीं लोगे, 1 नहीं लोगे, जो हाईएस्ट होती है वो लोगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पार 3 होती है तो। लेकिन अगर हाईएस्ट पार 2 होती है तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर हाईएस्ट पार 1 होती है, जैसे 3z + 7 या 3z + 9z + 6, कुछ भी ले लो, z की जो पार है यहाँ 1 है, तो उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। ठीक है, लेकिन अगर एक कांस्टेंट नंबर है 8, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो 0 है, 0, इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिस पे भी पार 0 होती है वो हमेशा उसका बेस 1 बन जाता है पूरा। ये हमने 8th क्लास में भी सीखा है, जब भी पार 0 होती है तो बेस वो पूरा का पूरा 1 बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं इस 2.1 में, तो इन्हें आप अच्छे से कर लेना, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हों। इन्हें एक बार याद कर लो, लाइफ टाइम याद ही रहेंगे। डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 लीनियर, और जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।